गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री फेज़ 3.0 का सेट प्रैक्टिस चल रहा है और आपको बता दें कि जो सेट प्रैक्टिस है वो साइंस और करेंट अफेयर कह लीजिए या उसको आप जनरल साइंस कह लीजिए, जीके जीएस की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें तो आपका यानी सामान्य विज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी है, जीके भी है और जीएस भी है। तो ये सेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और कारगर है। ठीक है, जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न रहा है, अगर ये आप भूल कर रहे हैं कि आप साइंस के विद्यार्थी आप हैं तो सिर्फ साइंस से ही प्रश्न है। साइंस से प्रश्न 80 है, 40 क्वेश्चन आपका जीएस का क्या कहते हैं जीके का भी आता है आपका, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। पॉलिटी का तो क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। तो हमारी तैयारी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि क्वेश्चंस, अगर स्टैटिक्स जीके की भी बात करें तो उनसे भी क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए और ये क्वेश्चंस आपको करते आना चाहिए। ठीक है, करते कब आएगा? हिस्ट्री अगर आपको याद है, जानकारी है तो बना पाएंगे, उसमें दिमाग कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, अगर डेटा याद है, उसका इन्फॉर्मेशन याद है तो आप आंसर करेंगे। तो ये चीज़ है, तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है, लॉजिकली कोरिलेट करके जब एक दूसरे को आप क्या करेंगे, आपस में संबंध बना करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है 3O का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर इसमें इससे पहले जो सेट हुआ सेट 2 में, तो शायद बीच में कुछ क्वेश्चंस के बाद आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, यानी वॉइस में कुछ दिक्कतें आई थी। ठीक उसी को देखते हुए ये सेट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जहाँ दिक्कत आई कंटिन्यू आपने, यानी आप वहाँ पे देख लिए होंगे, आप देखे होंगे, जहाँ दिक्कत आपको समझ में आए तो उस चीज़ को आप यहाँ से मिला लीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस पे। क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे। सबसे पहले प्रयास करिएगा कि क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें, डील करें। ठीक है, क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो आप बताइए, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, यानी नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग जो होता है वो एक क्या होता है, एक मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपसे प्रश्न, इसका जो आंसर होगा मंदक के रूप में तो होगा ही, आपसे पूछा जाएगा कि आखिर नाभिकीय रिएक्टरों में हम लोग D2O को यूज क्यों करते हैं। ये ऑप्शन आपका पुराना हो गया, लेकिन क्यों करते हैं ये क्वेश्चन नया बन सकता है। तो मुझे क्वेश्चन करते भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए। अगर दोनों चीज़ आपके अंदर आ रही है तो इसकी मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, राइट। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किया जाता है किसके लिए, मंदक के रूप में। अगला प्रश्न बन सकता है कि आखिर हम D2O का मंदक के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में, यानी तेज गति से आ रहे न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेज गति से आ रहे न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तेज गति से आ रही न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, ठीक है ना, D2O का यूज किया जाता है। D2O है क्या, तो D2O जो है समस्थानिक है, आइसोटोप्स है किसका, हाइड्रोजन का। हिंदी बात करते हैं हिंदी रखिए, इंग्लिश बात करते हैं इंग्लिश रखिए, जो आपको समझ में आ जाए। आइसोटोप, आइसोटोप जो बात किया जाता है सेम एलिमेंट्स के रूप में बात किया जाता है, सेम तत्व के रूप में बात किया जाता है। यानी आइसोटोप जो होता है सिमिलर लोगों में देखी जाएगी, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स की बात करें, मैंने लोगो कह दिया है तो ये एलिमेंट्स लोग नहीं है, यूँ बस समझाने के लिए मैंने ये बात आपसे कहा। ठीक है, एलिमेंट तत्व, यानी अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करेंगे। और हाइड्रोजन और लिथियम की बात आ जाए तो यहाँ अगर सिमिलरिटीज पाई जाएगी तो यहाँ पे कुछ आएगा, आइसोबार्स की बात आएगी, मतलब मास का जब रिलेशंस आएगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स में आएंगे, विभिन्न तत्वों में आएंगे। लेकिन हमारा समस्थानिक की बात किया जाए, आइसोटोप्स की बात किया जाए तो सेम तत्व में आएगा। ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था, और आपका एग्जाम है बीपीएससी ट्री, तो आयोग तो वही है, क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन रखा जा सके। ठीक है ना, इसलिए आप सुनते चले जाएंगे। क्वेश्चंस बस का जो दायरा रहेगा इसी के आसपास रहेगा, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, कोई नया क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट, मतलब नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का यूज किया जाता है एक मंदक के रूप में। ये D क्या है, तो D है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन की तुलना में D2O का भार अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए ड्यूट्रियम की, हाइड्रोजन है प्रोटियम, जहाँ पे न्यूट्रॉन होता है 0,
यहाँ पे हमारा है ड्यूट्रियम, मतलब 1 1, यहाँ ये है हमारा ड्यूट्रियम का, ये हमारा प्रोटियम, और एक होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं, 1 2। यानी इसमें जो हमारा भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें भार होगा 1 ग्राम, इसमें भार होगा 2 ग्राम, इसमें भार होगा 3 ग्राम। मतलब प्रोटियम में हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, ड्यूट्रियम में हाइड्रोजन की भार जो हमारा 2 ग्राम, और ट्रिटियम में हाइड्रोजन की भार जो होती है 3 ग्राम। ठीक है, ये अंतर आ जाएंगे। लेकिन प्रोटोनों की संख्या अगर देखिएगा तो एक है, एक है, एक है। अगर प्रोटोन सेम है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि अगर इसके आसपास अगर कोई भी प्रश्न मंडराएगा तो आप उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लैक्टियल निम्नलिखित में से किसके संबंधित होता है? तो बताइए, लैक्टियल जो होता है, लैक्टियल जो पाया जाता है छोटी आंत में पाया जाता है, और छोटी आंत में पाए जाने के कारण लैक्टियल का काम होता है वसा का अवशोषित करना। मतलब वसा का जो पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में होता है, और वहाँ पे वसा का एब्जॉर्प्शन जो करता है उसी को हम लोग कहते हैं लैक्टियल। लैक्टियल का काम है वसा का अवशोषण करना। आपसे पूछेगा कि लैक्टियल है क्या, लैक्टियल है क्या, तो आप याद रखिए लैक्टियल जो होता है एक लसिका कोशिका है। लिम्फ सेल जो आपको कहते हैं, लिम्फाइड जिसको कहते हैं, लसिका कोशिका है। इसका काम क्या है? काम है वसा का अवशोषण करना। कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पाया कहाँ जाता है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मतलब लैक्टियल है क्या, लैक्टियल एक लसिका कोशिका है। लैक्टियल करता क्या है, इसका काम क्या है? तो वसा का अवशोषण करना। पाया कहाँ जाता है? छोटी आंत में। 3 प्रश्न बन सकते हैं और तीनों का मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो बताइए, वनस्पति मतलब बोटनी से रिलेटेड है। वनस्पति कहते हैं जो पेड़ पौधा से संबंधित होता है। ठीक है, पेड़ पौधा से संबंधित वाले को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। और उसमें जो प्रकाश संश्लेषण का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पादप कायकी कहते हैं, पादप कायकी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का कभी कभी इक्वेशन पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, और ये बनाता है CH2O। क्या बनाता है? और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। CH2O है क्या? ये है स्टार्च। CH2O किसका फॉर्मूला है? स्टार्च का फॉर्मूला है, या इसी को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आपसे एक प्रश्न इसमें पूछेगा। क्या पूछेगा कि आखिर फोटोसिंथेसिस के दरमियान यानी प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो ऑक्सीजन मुक्त हुआ है ये कहां से रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बताइए, आपका आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल वाटर से आंसर आना चाहिए। यानी ये जो ऑक्सीजन निकला है वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर का ही फोटोलाइसिस होता है। वाटर का जब फोटोलाइसिस होगा तो ये टूटेगा। क्या टूटेगा? 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन में ये टूटेगा। ठीक है ना, 4H+ और 4 बोलिए इलेक्ट्रॉन में टूटेगा और यहां से बनाएगा O2। क्या बनाएगा? O2, ये ऑक्सीजन। ये हमारा हो गया न्यूट्रल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों दिए? यहाँ पे 4 प्रोटॉन है तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से आया। ठीक, ये 4 कहाँ से आया? तो हमारा जो ऑक्सीजन मुक्त होगा O2 के फॉर्म में होगा, और वाटर में हमारा ऑक्सीजन एक ही है। उस एक को 2 लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया हमारा 2। आई बात समझ में? चलिए, 4 हाइड्रोजन जब हमारा फोटोलाइसिस प्रकाश पड़ा तो हाइड्रोजन टूट गया हाइड्रोजन आयन में। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्राइड आयन कहेंगे। यानी जब प्रकाश पड़ी वाटर में तो वाटर के हाइड्रोजन हाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया और उसको न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स आया और ऑक्सीजन मुक्त किया। तो जब फोटोलाइसिस होगा तो हमारा उससे जो है ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन ही मुक्त होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये इक्वेशन आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्च यानी पौधे में जो भोजन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। काउंटर क्वेश्चंस,
मनुष्य में भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में जो भोजन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में जाना जाता है। तो मनुष्य में जो भोजन स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। कुछ नहीं बताइएगा, कुछ तो बताइए। अरे खुद से आप ये मेंशन करिए कि हम क्लासरूम में हैं। कुछ विद्यार्थी क्लासरूम में यहाँ हैं लेकिन आप हमसे दूर हैं, तो ये फील आना चाहिए कि क्या आना चाहिए। यस, आपने बिल्कुल एक विद्यार्थी यहाँ से आंसर किए ग्लाइकोजन, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी मनुष्य में जो स्टोर फूड होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई। पौधे में जो भोजन भोजन स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, और मनुष्य में जो भोजन स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। बिल्कुल आपने एकदम सटीक आंसर कहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश गति के अध्ययन को कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर जो लक्षण आता है उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी सबसे पहले यानी हेरिडिटी का जो फादर जनक कहा जाता है उसको हम लोग किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखिए यानी इन्होंने जब प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और इनको कामयाबी मिले इनकी मृत्यु के बाद। क्या मिली, इनकी मृत्यु के बाद जब कुछ साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने जब उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जो मेंडल साहब ने जो करके गए हैं वही सही था, लेकिन प्रकाशित जो है इनका जो बात जो थ्योरी प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ कब, इनके मृत्यु के बाद। तो लोग आजकल क्या करते हैं, जब इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी इम्तिहान लेता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर के जो भागते हैं यानी डर के भागने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डर के भागने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, जो लड़ता है उनकी कदमों में जहान होता है। तो अगर मेंडल साहब अगर हताश हो जाते, निराश हो जाते कि अभी तक मेरा कोई थ्योरी पब्लिश नहीं हुआ, तो शायद हेरिडिटी का जनक नहीं कहलाते। इसीलिए आपके लिए साथियों, आपके लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठता है, और आप ही के लिए नहीं, हर वो उन व्यक्तियों के लिए जो निराश, हताश, मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बात बहुत मार्केबल क्या और क्या, बहुत ही उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोटिवेशनल कह लीजिए या उत्प्रेरक कह लीजिए या इंस्पायरेशनल कह लीजिए, जिससे वैसा शब्द जिससे ज़िंदगी को एक नई नई दिशा देता हो, जिससे आपको ज़िंदगी में बढ़ने का उत्साह मिलता हो। इसीलिए कभी कभी किन्हीं न किन्हीं का स्टोरी, फिलोसफी पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ताकि आपको क्या होता है ना, आपको मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर ज़िंदगी में हताशा हाथ भी लग रहा है, निराशा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये बात हमेशा सही रहा है कि मतलब मुश्किल को देख करके भाग जाना आसान है, यानी मुश्किलों को देख भागना आसान है। ज़िंदगी, ठीक है, हर पहलू ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी हर पहलू इम्तिहान लेता है, डर के भागते हैं उन्हें मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, जो लड़ते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो ये बात याद रखिएगा, और बिल्कुल हताश, मायूस, निराशा नहीं होना है। जिस चीज़ से आपको हमेशा डर लगेगी और सुनिश्चित आप उसके करीब रहेंगे, ठीक है, इसलिए बिल्कुल हताश और निराशा नहीं होना है। तो यानी आनुवंशिकी का जनक, फादर किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और आता है, जीन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीन का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा जॉनसन, बेबी जॉनसन पाउडर आप याद रखते हैं तो वही याद रखिए, जॉनसन, जे फॉर जॉनसन, जे फॉर जीन। तो ये चीज़ आपका इसमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए याद रहेगा साथियों, मैंने क्या बताया अभी, मैं क्या बताया आपको याद है कि भूल गए। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, याद फिर बीच में हम करा देंगे, ठीक है ना, भूल गए हैं तो। लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है।
लेगुमिनस पौधों में स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? सबसे पहले याद रखिए, लेगुमिनस आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि दलहन पौधों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दलहन पौधा की बात कर रहा है। दलहन पौधा में आपका जब आ गया तो इसमें जो हमारे पास ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए है, क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज किए जाते हैं नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन दलहन पौधे की जड़ में क्या पाया जाता है, तो इनके जड़ में जीवाणु पाए जाते हैं। उन जीवाणु का क्या नाम है? उन जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। यही राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक बेहतर साथी है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो एक क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन करते भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन अगर यहीं पे चेंज कर दिया जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो हमारे पास लेगुमिनस पौधा है उसकी जड़ में क्या पाया जाता है? विषाणु, कीटाणु, जीवाणु। तो आपका आंसर क्या आएगा? जीवाणु। बिल्कुल। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। इसी का काम है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, या नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। आई बात समझ में? चलिए, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? 78% है। क्या है? 78% है। और प्रोटीन को बिल्डअप करने के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। इसीलिए आपको कहा जाता है अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप दाल का सेवन ज़्यादा करिए, क्योंकि दाल में नाइट्रोजन का लेवल अधिक है, क्योंकि उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास राइजोबियम है, और राइजोबियम का बेहतर साथी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का हिंदी में अगर बात करिएगा तो नील हरित, ब्लू ग्रीन, नीला हरित क्या है? शैवाल, या इसको इंग्लिश में करिए ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, बीजीए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो इसका जो मुख्य रूप से जो आंसर होगा, लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो इसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? लेग हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो याद रखिए कि हमारे मुंह के अंदर जो एक ग्लैंड से ग्रंथि है उसका नाम है क्या? सिलेवरी ग्लैंड्स। क्या नाम है? सिलेवरी ग्लैंड्स। और सिलेवरी ग्रंथि का काम है, सिलेवरी ग्रंथि का काम है एमाइलेज का सीक्रेट करना। क्या करना? एमाइलेज का सीक्रेट करना। और एमाइलेज का कहीं कहीं नाम जो होता है टाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइलिन, जिसको आप पिटाइलिन कहते हैं। एमाइलेज कहिए या टाइलिन कहिए। ये टाइलिन जो है, हम जो भोजन लेते हैं, में क्या लेते हैं? स्टार्च लेते हैं। क्या लेते हैं? इस स्टार्च का काम उसने करता है माल्टोज में तोड़ता है। क्या करता है? माल्टोज में। और माल्टोज में टूटते ही आपको लगेगा मीठा। क्या लगेगा? मीठा। इसलिए आप महसूस किए होंगे कि जब आप किसी भोजन को या रोटी को देर तक चबाते हैं तो आपको मीठा लगता है। मीठा लगने के वजह उसमें एमाइलेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एमाइलेज मिल रहा है। एमाइलेज कहिए या पिटाइलिन कह लिए या टाइलिन कह लिए। एमाइलेज के मिलने से आपका भोजन हो रहा है मीठा, और जितने ही ज़्यादा मीठा होगा या जितने ही ज़्यादा एमाइलेज मिलेगा तो इसका मतलब उसका पाचन, यानी उस व्यक्ति का पाचन क्रिया अधिक होगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही होता है भोजन को पचाना। यानी एंजाइम का मुख्य काम है कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेक्स फूड में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया हमारा एमाइलेज। अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सूत्र है आपका चीनी मिट्टी का। किसका? चीनी मिट्टी का। ठीक है, मोनाजाइट का है तो मोनाजाइट जो है आपका फॉस्फेट में भी जाएगा, सल्फेट में भी जाएगा। तो ये इसका कई कंपाउंड बन सकते हैं मोनाजाइट का, इसलिए आपका इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा। रेत का फॉर्मूला पूछ सकता है। रेत का फॉर्मूला था SiO2। SiO2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, कार्निवोर। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ मैं बताऊंगा कि अगर जो मांस खाने वाला होता है उसमें जो स्टमक होता है, अमाशय, वो कितने चेंबर होते हैं? फंस गए क्वेश्चन? नहीं, फंसने की बात नहीं है। जो मांस खाते हैं उसमें जो अमाशय का जो भाग होता है, अमाशय का भाग वो 3 होता है।
जो घास खाते हैं उनका जो अमाशय का भाग होता है वो 4 भाग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है, क्वेश्चन करते भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए, तब तो वारे नियारे हो जाएगा। फिर जब आप का सिलेक्शन होगा फिर तो मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा रहेगा। क्या रहेगा? मज़ा ही मज़ा रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डा पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? डीजी यात्रा का मतलब समझ लीजिए। डीजी यात्रा का कहने का मतलब था कि आपको इसके लिए कोई पहचान पत्र ले जाने की जरूरत नहीं थी और ना कोई बॉडी पास की ले जाने की जरूरत थी, आपको फेस से ही डिटेक्ट किया जाता और आपको पास मिल जाती। तो इसी को कहा गया था डीजी यात्रा। ठीक है, डीजी यात्रा। और इसका जो लॉन्च किया कौन किया? तो ऑब्वियस बात है कोई मंत्रालय से ही इसका संबंध होगा। कौन सा मंत्रालय? नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसका संबंध है। यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2022 को इस चीज़ का पॉलिसी किया। और ये कहाँ कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, बेंगलुरु में हुआ और दिल्ली में हुआ। 3 जगह हुआ। कहाँ कहाँ? बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली। ठीक है, 3 जगह। तो नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर। नहीं पूछा आपसे तो आंसर क्या आ जाए? रामपुर। अगर पूछता कि कहाँ कहाँ से किया गया था, आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होता, क्योंकि आपका बेंगलुरु भी है, वाराणसी भी है और दिल्ली नहीं है। दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ये 2023 तो पूछा नहीं जा सकता, ये 2023 नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में थे अब्दुल फतेह एनसीसी रहे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 2024 के, तो 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। 2024 के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो नाम था, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इमैनुअल मैक्रो। ठीक है ना। चलिए, और अब्दुल फतेह ये तो आपको क्या कहते हैं, 23 के थे। 2024 के इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो आंसर आपका क्या है? 23 का पूछा तो हमारा सी हो जाएगा, 24 का पूछेगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, पांचवा यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये पुराना लेटेस्ट हो गया। ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। चलिए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और से 1856 हुआ था? तो याद रखिए, 2 भाई, यानी संथाल विद्रोह आपका झारखंड एरिया वाला जो है, जहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग, वहीं पे संथाल विद्रोह हुआ था। और ये झारखंड के आप सिंहभूम एरिया कह सकते हैं। तो ये आप 2 भाई थे, सिंधु और कान्हू। ठीक है, दोनों भाई। एक चीज मैं आपके लिए याद के लिए बता दूं कि एक घटना हुई थी अमृतसर में, जिसको आप जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो वहां पे जो लोगों के साथ जो हत्याएं हुई, जो अंग्रेजों ने किया, उससे कई गुना ज्यादा हत्या सिंधु सभ्यता मतलब संथाल विद्रोह में किया गया था। लगभग 30,000 लोगों को अंग्रेज ने गोली से भून दिया था। बहुत दर्द वाली घटना घटी थी। ठीक है, और सिंधु और कान्हू दोनों भाई थे और दोनों भाई को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में ये संथाल विद्रोह हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और कान्हू, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या होता? गांधी इरविन समझौता, जिसको आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि गांधी जी जिस हेलीकॉप्टर से पहुंचे वहां गए थे, उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस हॉल में रुके, उस हॉल का क्या नाम था? ये दोनों आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार यूथ लीग।
बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928। बिहार यूथ लीग के गठन करने के पीछे किनका किनका हाथ है? तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण बाबू। दूसरा याद रखिएगा, क्या रखिएगा? सत्यनारायण सिंह। ठीक है, बता लिख दूं, यानी पहला आपका जयप्रकाश नारायण JPN, दूसरा SNC सत्यनारायण सिंह। ठीक है, तीसरा आप याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह SK सिंह। चौथा याद रखिए आप बसावन सिंह, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, बसावन सिंह। ठीक, अगर सोच के देखिए ये सब 1928 मतलब आज़ादी से पहले का है। अगर अपनी दिलेरता और अपनी बहादुरी नहीं दिखाते तो क्या देश को आज़ादी मिलती? ऐसे बहुत सारे देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को भी निछावर कर दिए। ठीक है, उनमें आपका खान अब्दुल गफ्फार खान भी है, ठीक है, मौलाना आज़ाद भी है, महात्मा गांधी भी हैं, भगत सिंह भी है, ठीक है ना, और मोहन सिंह भकना, मान बहुत सारे ऐसे देशभक्त रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जान की परवाह किए बगैर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को भी निछावर कर दिए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग थोड़ी सी कष्ट दे करके घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो यानी यहीं पे फिर बात आती है और फिर रिपीट होगा, क्या होगा? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पहलू, यानी हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जो डर के भाग जाते हैं उनको मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, जो लड़ते हैं डर का सामना करते हैं उनके कदमों के नीचे जहान होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये चीज़, ये प्रेरणा हमें जब आज़ादी की घटना को पढ़ते हैं, भगत सिंह की कहानी को पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस की कहानी को पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद की कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो तब आपको जो है एक चीज़ पता चलेगा कि आखिर इन्होंने ज़िंदगी में कितने बड़ी बात, कितनी अहम कहानियाँ लिखिया जो है लोगों को दिया, जिससे आपको एक प्रेरणा मिला ज़िंदगी में कुछ करने का। इसलिए कभी भी जब मुश्किल वक्त आए तो मुश्किल से भागिए नहीं, मुश्किल का सामना कीजिए। इसलिए आपके लिए, हाँ जी हाँ साथियों, आप ही के लिए है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डर के भागने वालों को मिलता नहीं कुछ, जो डर का सामना करते हैं उनके कदमों में जहान होता है, जहाँ की सारी खुशियाँ होती है। इसलिए आप मुश्किलों का सामना करें, मुश्किलों से भागे नहीं। डर के जब पीठ दिखाएंगे तो हासिल नहीं होगा कुछ, उस डर का सामना करेंगे, डर से लड़ेंगे तो आपके कदमों, यानी आपके चरणों में, आपकी बाजू में, आपके हाथों में पूरी जहाँ की हर खुशियाँ आपको ही नसीब होगा। इसलिए मुश्किल से घबराना नहीं, मुश्किल का सामना करना है, डर का सामना करना है। डर से हमको पीठ नहीं दिखाना, बल्कि हमको उसको फेस करना है। तो यही आज़ादी की लड़ाई में, और ये बिहार यूथ लीग का गठन, ये भी इस चीज़ को संदेश देता है, ठीक है ना। और अनकरीब बहुत जल्द ही आपको एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में, आज 15 अगस्त के रूप में जो है मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे भी, ठीक है ना, बहुत जल्द ही, क्योंकि ये जुलाई धीरे धीरे लम्हा हमसे गुजर रहा है, ठीक है ना। जलेबी खाएंगे ना हम लोग, बिल्कुल। चले, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चलिए, ये 24 मार्च से होती है, जिससे दांडी यात्रा का नेतृत्व है महात्मा गांधी जी करते हैं, और महात्मा गांधी जी वहीं पे करते हैं दांडी यात्रा में, जो 24 मार्च से स्टार्ट होती है। तो गांधी जी कहते हैं, किनसे कहते हैं पता है? लाल चुन्नी के नाम से कौन फेमस है? खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी कहते हैं कि अगर नेतृत्व के दरमियान अगर मेरा कुछ हो जाए, या अंग्रेज हम पे अटैक कर जाए, या हमारा क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गांधी जी ने ये स्टेटमेंट किनको दिया, यानी जो है गांधी जी के उस आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे थे दांडी यात्रा का, अगर इन केस गांधी जी का स्पीच में कुछ हो जाता तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते? तो आंसर आपको आना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन करते भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो सकता है, लेकिन आप किससे पूछा क्या है? बिहार में, यानी चंपारण कहाँ है?
बिहार में है। चंपारण में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ, ये जो है नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा विपिन बिहारी वर्मा। किसने किया, विपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण जो है सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व जो है विपिन बिहारी वर्मा ने किया। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, यानी 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है यानी भोजपुर जिला से आने वाले वीर कुंवर सिंह ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, भोजपुर से, मैं रखिएगा भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं वीर कुंवर सिंह। ठीक है, जो आरा वाला एरिया पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना, तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, जो ये अधिवेशन आप याद रखिए ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। वहीं पे जो है उस आंदोलन में जाते हैं राजकुमार शुक्ल। कौन जाते हैं, राजकुमार, उस अधिवेशन में कौन जाते हैं, आंदोलन नहीं, यानी 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, उसमें गांधी जी रहते हैं, वहीं पे जाते हैं राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो है किन्हीं के कहने पर, क्या कहते हैं, किन्हीं के कहने पर ये गांधी जी से बात करते हैं। किनके कहने पर, तो याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से बात करते हैं चंपारण में जो हो रहे किसानों के साथ, किस पे, नील का, ठीक है ना, किसानों के साथ नील की खेती पे, मतलब जो लगान नील की खेती पे, यानी अंग्रेजों ने दबाव डाला था कि आपको नील की ही खेती करनी पड़ेगी, जिसका जो है मुआवजा भी कम, अंग्रेज को क्या कहते हैं, किसान को कम मिलता था और शोषण ज्यादा होता था। इस प्रति पे रुझान गांधी जी को दिलाने वाले हमारे राजकुमार शुक्ल हैं। गणेश विद्यार्थी के कहने पर इन्होंने गांधी जी को, यानी गांधी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं कहा, गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को इस चीज़ को दिलाता है कि चंपारण में इस तरह से हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसा ऐसा बात हो रही है। तो ये कहते हैं इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये अधिवेशन आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 का है। आपका कोलकाता का जिक्र है, पटना का जिक्र है, रामगढ़ का है, लखनऊ का नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन होगा, इसमें से आंसर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो आप याद रखिएगा देने वाले, लिखने वाले हमारे पास है हसरत मोहानी, और आवाज बुलंद करने वाले हैं भगत सिंह। ठीक है, कौन है, भगत सिंह। लिखने वाले हमारे हसरत मोहानी हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद जो हम लोग लगाते हैं, कहीं अवसर पे लगा रहता क्या, जय हिंद, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। वाह, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आएगा आपका। 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समारूप में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उनसे के लेंस से बने फोकस दूरी, तो सबसे पहले टोटल पावर निकालिए। टोटल पावर आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 माइनस 2 इंटू P1 इंटू P2 इंटू D क्या है, डिस्टेंस है आपका, ये आपका टोटल पावर हो जाएगा। ठीक है, तो P1 मान लो, किसी को मान लीजिए 5 को मान लीजिए P1, तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस P2 हमारा 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4, डिस्टेंस आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 माइनस कितना 2 इंटू 20 इंटू कितना 0.1, तो कितना हो जाएगा बताइए, 40.01, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, 9 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टोटल पावर निकल गया 5 डायोप्टर। और आप जानते हैं पावर बराबर होता है 1/f, और आपसे फोकस दूरी पूछा था, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p,
P आपका किस में है बोलिए, मीटर में। क्या है? P हमारा SI यूनिट हमारा डायोप्टर है 1/5, ठीक है ना। तो ये इस 1/5 को आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए कितना हो जाएगा। 5 डायोप्टर को इस SI यूनिट, इसको मीटर को हमको इसमें कन्वर्ट करना किस में है, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 1/500। डिवाइड करिए तो कुछ कम आएगा हमारा, तो कम आएगा तो इसमें से हमारा कोई आंसर ही नहीं है, इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। मेन फॉर्मूला आप ये याद रखिए। और पावर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1/f, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक और सेकेंडरी मान लिया है। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली, इसका मतलब हमारा ये हो गया हमारा प्राइमरी, और ये हमारा हो गया सेकेंडरी। ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी। आईपी पूछा है, तो इसका मतलब हमारा ईपी दे दिया है 220 वोल्ट, ठीक। ये सेकेंडरी हमारा, तो ये हमारा पोटेंशियल है, वोल्ट है, जिसको आप वोल्ट कहते हैं, पोटेंशियल कह लीजिए या वोल्ट कह लीजिए। ये ईएस आपका दे दिया कितना 110 वोल्ट, ठीक है। चलिए, और जिसमें से आपका ये सेकेंडरी हमारा करंट दे दिया, आईएस दे दिया है क्या 2। आईपी हमसे पूछा है, आईपी हमसे पूछा है वाट। फॉर्मूला आप याद रखिए ट्रांसफार्मर के केस में ईपी बटे ईएस, यहाँ पी होगा तो करंट के साथ सेकेंडरी हो जाएगा आईएस बटे आईपी। बस ज़्यादा दिमाग कुछ लगावे का ही नहीं है, पुट करिए वैल्यू। ईपी कितना दिले है, ईपी दिले है 220, ईएस कितना दिले है 110 बराबर, आईएस कितना दिले सेकेंडरी 2, और प्राइमरी तो निकालना है, आईपी रख लेते। तो ये 0 से 0 कटा, 1 से 2 में 2 बार में कटा, ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब हमारा आईपी का वैल्यू निकल के आ गया 1 एम्पियर। तो ये फार्मूला जो है आप रख लीजिएगा माइंडवा में, क्वेश्चन बन सकेगा इस पर। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये ट्रांसफार्मर के केस में है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, तापमान पर, ठीक है, अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। आर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको रोक लीजिए, रोकिएगा तो क्या हो जाएगा आर इंटू ए ऑब्लिक एल। तो ये हमारा प्रतिरोध है, एरिया पे भी निर्भर करेगा, लेंथ पे भी निर्भर करेगा। तो चालक की लंबाई पे अनुप्रस्थ काट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर है, तो आपका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होगा। तो ऑब्वियस बात है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाता है। 23 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, तेल सिल्क क्या है। तो तेल सिल्क कुछ नहीं है, एक पानी के सतह पे जो पतली जो क्या कहते हैं फिल्म होता है, जो तैरता रहता है पानी, यानी पानी से के तुलना में तेल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो कम होता है, और कम होने के कारण पानी की सतह पे तैरता रहता है। तो आप यहाँ इसका आंसर क्या कर सकते हैं, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म को ही हम लोग तेल की सिल्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काले फेफड़े, इसका मतलब ये यानी जो कोयला खनन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनका जो रोग हो सकता है, काले फेफड़े का रोग हो सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोयला खनिकों में से हो सकता है। तो आंसर आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और इस 25 सेट के साथ जो 25 क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट, जिस क्वेश्चंस में आपका साइंस का भी था और जनरल विज्ञान का भी था, जनरल क्या कहता है जनरल नॉलेज भी था आपका, और समान ज्ञान भी था, ठीक है ना। जनरल नॉलेज समान ज्ञान, जनरल साइंस समान विज्ञान, आपका दोनों चीज़ था, ठीक है। सामान्य विज्ञान भी था और समान ज्ञान भी था। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आगे की सेशन को आपको देखना अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें, और आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और आपकी तैयारी बेहतर हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान से प्रार्थना है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।